dear student, Assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Today we are discussing the basic unit of developmental psychology, that is introduction to developmental psychology. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बेसिक और इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम से 10 से लेकर 15 तक एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। तो इसमें मैं जो भी एमसीक्यूज मेंशन करूँ आप उसको अच्छे तरीके से देख ले और उसको अपने पास नोट कर ले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आज के यूनिट में हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड इट्स फंक्शन। हमारे पास हमारे माइंड में जो कुछ चलता है, हमारा माइंड किस तरह काम करता है, तो उसमें हमारे पास माइंड और उसके फंक्शन के बारे में जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट, वो हम साइकोलॉजी में करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई ह्यूमन बीइंग चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। कि हमारे पास बच्चे में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक इंसान में जो चेंजेस आते हैं तो वो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि वो चेंजेस क्यों आते हैं और किस तरह आते हैं, ये हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। Originally concerned with infant and children, the field has expanded to include adolescence, adult development, aging and entire lifespan। कहते हैं कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी में तो हमारे पास बेसिकली बच्चों की बात होती है, इन्फेंट और चिल्ड्रन की बात होती है, लेकिन अब चूंकि ये फील्ड एक्सपेंड हो गए तो इसमें हम स्टार्ट से लेकर ओल्ड एज तक तमाम जो हमारे पास चेंजेस एक इंसान में आती है, एक माइंड में, कि उसके सोच में किस तरह चेंजेस आते हैं, उसके आदतों में किस तरह चेंजेस आते हैं, उसके परसेप्शन वगैरह में जिस तरह टाइप के चेंजेस आते हैं, तो वो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। मैं अभी आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म बता दूं। हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक साइकाट्रिस्ट होता है। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट में क्या फर्क है? साइकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो बीएस साइकोलॉजी कर ले या एमएस साइकोलॉजी, और उसके बाद वो थ्रू काउंसलिंग जो हमारे पास किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट अगर करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ अगर कोई पेशेंट थ्रू काउंसलिंग वगैरह अगर उसकी ट्रीटमेंट करता है तो वो फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। लेकिन साइकाट्रिस्ट जो है वो हमारे पास एमबीबीएस वाले होते हैं, जो मेडिकल एमबीबीएस वगैरह करके उसके बाद स्पेशलाइजेशन करके तो वो थ्रू मेडिसिन पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर थ्रू मेडिसिन साइकोलॉजिकल पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है तो फिर वो साइकाट्रिस्ट पर्सन कहलाता है। तो ये दो टर्म आपको याद होने चाहिए। इसमें अक्सर कोई जो है डिफरेंस वगैरह पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। अब ये हमारे पास है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास जो कि ऑलरेडी आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ चुके होंगे कि उसमें हमारे पास इन्फेंसी, प्री स्कूल, 2 to 5 ईयर जो हमारे पास होते हैं, स्कूल चाइल्ड। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए ये स्लाइड याद रख लें, क्योंकि इससे भी हमारे पास सिंपल एमसीक्यूज आ सकते हैं कि हमारे पास स्कूल चाइल्ड कौन से एज की पर्सन बच्चे होते हैं, तो वो 5 से लेकर 12 साल तक। बाकी जितने भी ये ईयर लिखे हुए ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे पास स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी डेवलपमेंट पढ़ाई। स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट हमारे पास एरिक्सन था, और जीन पियाजे वो हमारे पास स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप इसको रटा करेंगे, इससे आपके एग्जाम में एक एमसीक्यूज 100% श्योर आएगा इंशाल्लाह। इससे हर साल आता है एमसीक्यूज। अच्छा, एरिक एरिक्सन में यहाँ पे एस है तो यहाँ पे साइको सोशल में एस है, पियाजे में यहाँ पे जी है तो ये कॉग्निटिव। तो ये इससे आप जो है वो रटा वगैरह कर सकते हैं, जो कि आपको रटे में इजी होगी। तो ये 3 आपने रटा करने हैं, क्योंकि पूरे साइकोलॉजी में आपने इन तीनों के इर्द गिर्द आपने घूमना होगा। अभी आने वाले स्लाइड में हम एक एक करके इसकी फुली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताते हैं कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्या है, स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट क्या है, और जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन कौन से वो स्टेप्स आते हैं। तो ये हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड है। सिगमंड फ्रॉइड की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो बनाई, जिसमें स्ट्रक्चरल थ्योरी थी, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये आगे जो है हर एक को हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियोस में जो है इन तमाम को कि इड, ईगो, सुपर ईगो में क्या फर्क है। लिबिडो थ्योरी उसकी क्या थी,
टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड, जिसमें कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस आते हैं। तो ये थ्योरी क्या था, तो हम इसको आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। यहीं पे सिर्फ आप ये सीख लें कि ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल थ्योरी, लिबिडो थ्योरी, टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड, ये तमाम जो है हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड की कंट्रीब्यूशन है। फ्री एसोसिएशन, हाइप्नोसिस के तासीर, तो ये हमारे पास जो है सिगमंड फ्रॉइड की थी। इसके बाद ड्रीम एनालिसिस, दैट मैनिफेस्ट कंटेंट, एक्चुअल इवेंट इन ड्रीम, लेटेंट कंटेंट, हिडन मैसेज इन ड्रीम। इसके बाद फ्रॉडन स्लीप, डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रॉड डेवलपमेंट स्टेज। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन है फ्रॉड के साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, ये आप लोगों को याद होने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। अब यहाँ पे फ्रॉड डेवलपमेंटल स्टेज एक एक करके यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहला हमारे पास है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज कब, बर्थ से लेकर हमारे पास 18 मंथ तक जो बच्चा होते हैं, फिर वो फ्रॉड के ओरल स्टेज में होता है। तो ये आप एमसीक्यूज में याद रख लें, क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह आता है कि फ्रॉड का हमारे पास 5 से लेकर 11 साल या 13 साल तक जो बच्चे होते हैं, तो वो किस स्टेज में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो लेटेंसी स्टेज में होते हैं। तो ओरल हमारे पास बर्थ से लेकर 18 मंथ तक है। उसमें क्या लिखे हैं कि मेजर साइट ऑफ टेंशन एंड ग्रेटिफिकेशन इज माउथ, लिप्स एंड टंग। इसमें ऐसा होता है कि बच्चा बाइट करना सीखता है, वो सकलिंग रिस्पांस वो उसमें आते हैं, सकिंग, उसमें सकिंग रिस्पांस आते हैं, वो लिप्स वगैरह, ये पूरे जो ग्रेटिफिकेशन और अटेंशन की जगह होती है वो बच्चे की माउथ होती है, कि जिसे जो चीज में मिलती है वो माउथ की तरफ लेकर जाता है। इसके बाद फिर हमारे पास एनल स्टेज आ जाता है। अच्छा, आपको ये होना चाहिए कि इट इज प्रेजेंट एट बर्थ। इट क्या है, इट वो क्वालिटी है एक इंसान की कि वो चाहता है कि ये चीज मुझे मिले, बस जिस तरह भी हो, जैसा भी हो, जिसे हम बचपना कहते हैं, तो वो हमारे पास क्या है कि वो बर्थ, ओरल स्टेज और बर्थ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद ईगो डेवलप ग्रेजुअली, ईगो जो वो भी हमारे पास ओरल स्टेज में ग्रेजुअली डेवलप होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनल स्टेज। एनल स्टेज हमारे पास 18 से 36 मंथ तक होता है। इसमें क्या है कि इन मेजर सोर्स ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो एनल होता है। इसमें बच्चा जो है वॉशरूम, टॉयलेट टाइम वगैरह जो है ये वो करता है, यूरिनेशन कंट्रोल, ये हमारे पास जो टॉयलेट कंट्रोल, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह जो है वो इसमें अगर बच्चे को दी जाए तो वो जो है अच्छी तरीके से सीखता है। वॉलंटरी स्फिंक्टर कंट्रोल वगैरह जो है वो इस स्टेज में एक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद थर्ड हमारे पास है फेलिक या ऑडिबल स्टेज। ऑडिबल स्टेज हमारे पास 3 से लेकर 5 ईयर्स तक होता है। जेनिटल इज द फोकस ऑफ इंटरेस्ट, स्टिमुलेशन एंड एक्साइटमेंट। पीनस इज ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ सेक्स। मेस्टरबेशन इज कॉमन। Penis in way wish to possess penis is seen in girl. Audible complex wish to marry opposite sex. तो ये हमारे पास एक ऐसा स्टेज है जिसमें इंटरेस्ट जेनिटल वगैरह की तरफ होता है, कि इसमें जो है हमारे पास अपोजिट सेक्स के साथ मीन्स विश टू मैरी विथ अपोजिट सेक्स पेरेंट। तो ये हमारे पास ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि छोटा बच्चा जो होता है अगर वो मेल है तो उसका इंटरेस्ट बाप की तरफ बढ़ जाता है, माँ की तरफ। अगर वो फीमेल बच्ची है तो उसका इंटरेस्ट बाप की तरफ बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास इस स्टेज में होता है। तो जिस स्टेज में जो चीजें हमारे पास होगी तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद कर लेंगे। इसके बाद लेटेंसी स्टेज होता है जो 5 to 11 ईयर या 13 ईयर तक होता है, जिसमें ऑडिबल कॉम्प्लेक्स वो रिजॉल्व हो जाते हैं, वो जो जेनिटल इंटरेस्ट वगैरह वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। सेक्सुअल ड्राइव चैनल इनटू सोशली अप्रोप्रिएट एक्टिविटी सच ए स्कूल वर्क एंड स्पोर्ट। इसमें जो आपके सेक्सुअल ड्राइव वगैरह जो छोटे बच्चों में था 3 से 5 ईयर तक, तो वो फिर सोशल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आप जो है स्कूल वर्क, होम वर्क और सीखना वगैरह और जो है स्कूल इस चीज़ों में आप चले जाते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ सुपर ईगो होता है। तो देखो ईगो और सुपर ईगो में फर्क ये है कि ईड हमारे पास बचपने की आदत की ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। ईगो हमारे पास वो कंडीशन है कि आप कहते हैं कि ये चीज़ अगर मुझे चाहिए, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, तो मैंने कौन सी हिकमत अमली उसके लिए अपनानी होगी ताकि वो काम मैं कर सकूं।
सुपर ईगो। तो सुपर ईगो हमारे पास ये है कि आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए और इसके लिए मैंने ये एक्शन करना है, लेकिन उस एक्शन की कम्प्लिकेशन या उसके रिजल्ट क्या होंगे, आया वो फ़ायदेमंद होगा, उसमें मुझे नुकसान होगा या नहीं, तो वो हमारे पास सुपर ईगो। तो ये सुपर ईगो, इसकी फॉर्मेशन हमारे पास लेटेंसी स्टेज में होती है, जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है। जेनिटल स्टेज हमारे पास 11 to 13 ईयर, बिगिन विथ प्यूबर्टी एंड बायोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर ऑर्गेजम, इन्वॉल्व द कैपेसिटी फॉर ट्रू इंटीमेसी। जेनिटल हमारे पास फिर 11 से 13 ईयर तक, जिसमें क्लोज फ्रेंड वगैरह बनते हैं और आप जो है प्यूबर्टी की तरफ आप चले जाते हैं। इसके बाद हम एरिक एरिक्सन, जो कि साइकोसोशल उन्होंने डेवलप किया था, तो वो पढ़ते हैं। एरिक एरिक्सन वाज जर्मन बॉर्न ऑन 15 जून 1902, अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट known for his theory on psychosocial development of human being. He completed his education from University of Vienna and was died on 12 May 1994. Erikson was an award winner writer. His famous book are Childhood and Society. ये हमारे पास अवार्ड विनर राइटर थे। बर्थ इसकी आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि 15 जून में इसकी बर्थ हुई 1902, और इसके बाद 12 मई 1994 को ये वफात पा गए। मीन्स ही वॉज डाइड ऑन 12 मई 1994। और इसने जितनी भी बुक्स लिखे, तो ये हमारे पास एक अवार्ड विनर राइटर हैं। इसके फेमस बुक जो है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस, गांधी ट्रूथ एटसेट्रा। तो ये गांधी ट्रूथ ये हमारे पास एमसीक्यूज में जो है आया था पास्ट पेपर में। तो ये बुक्स के नेम आपको याद होने चाहिए कि ये हमारे पास एरिक एरिक्सन के बुक्स हैं। ये एरिक एरिक्सन यहाँ पे आपको नजर आता है। अब एरिक एरिक्सन के स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को ये स्टेज याद होने होंगे कि हमारे पास थर्ड फोर्थ स्टेज कौन सा है। उसका पहला स्टेज था कि ट्रस्ट वाज मिसट्रस्ट, होप, viewing the world a safe and reliable relationship as nurturing, stable and dependable। ये कहता है कि अगर हम छोटा बच्चा उसको सपोर्ट किया जाए तो वो ट्रस्ट जो है वो किसी चीज़ पे बन सकता है, लेकिन अगर उसकी तवज्जो वगैरह नहीं दी जाती तो वो मिसट्रस्ट में भी चला जाता है। तो या पर्सन बच्चा ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट, ये स्टेज। उसके बाद ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, अचीविंग अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड फ्री विल। हमारे पास ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट, इसमें वर्च्यू ये होते हैं विल कि अगर छोटे बच्चे को हम सपोर्ट करते हैं, उसको इनकरेज किया जाता है, तो उसमें ऑटोनॉमी आती है। लेकिन अगर उसको जो है ये सपोर्ट सही से ना किया जाए, उस पर तवज्जो नहीं दिए, तो उसे शेम एंड डाउट में जो है वो टॉडलर एज में जा सकता है। देखो इसके सामने एज भी लिखा हुआ है, ये ट्रस्ट वाज मिसट्रस्ट जो है वो इन्फेंट, फिर इसके बाद ये टॉडलर में, तो ये एज वाइज आप लोगों ने याद रखने होंगे। इसके बाद है हमारे पास इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये हमारे पास प्री स्कूल चाइल्ड में होता है। तो उसमें क्या है, पर्पस, बिगिनिंग डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस लर्निंग टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी। इसमें क्या है कि पर्सन जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, तो अगर वो सपोर्ट किए जाते हैं, अगर वो इनकरेज किए जाते हैं, तो वो इनिशिएटिव भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको डिस्करेज करते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह एंजाइटी वगैरह में अगर होते हैं, तो वो गिल्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो इनिशिएटिव वो पर्सन होते हैं जो काम कर ले, जो कोई पॉजिटिव वर्क स्टार्ट कर ले। गिल्ट वो होते हैं हमारे पास कि जिनको जो है हर टाइम पछतावा वगैरह रहता है, वो कंफ्यूज से रहते हैं। इसके बाद इंडस्ट्री वाज इंफीरियरिटी। स्कूल एज में हमारे पास ये स्टेज है कि इसमें क्या है, कॉम्पिटेंस, इमर्जिंग कॉन्फिडेंस इन ओन एबिलिटीज, कि अगर पर्सन जो है वो इंडस्ट्रियस है, तो वो क्या होगा कि वो अपनी एबिलिटीज पे उसको कॉन्फिडेंट होगा। अगर ये डेवलप नहीं होती, टेकिंग प्लेजर इन ए कम्प्लीमेंट, तो अगर ये डेवलप स्टेज में डेवलप ना हो जाए, तो वो इंफीरियरिटी का शिकार भी हो सकते हैं। तो ये दो स्टेज हमारे पास होते हैं, या इंडस्ट्री स्टेज में पर्सन होगा, ये बच्चा होगा, या इंफीरियरिटी में। आइडेंटिटी वर्सेस रोल, कंफ्यूजन, फिडेलिटी, फॉर्मुलेटिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंग। इसमें वो आइडेंटिटी, उसे पता चलता है हाउ, मैं कौन हूँ, जिंदगी का मकसद क्या है, मैंने आगे क्या पढ़ना है। तो इस स्टेज में पर्सन को ये होता है। यहाँ पे रोल कंफ्यूजन के प्रॉब्लम भी होते हैं। तो अगर इस स्टेज पे
बच्चे को सपोर्ट किया जाए, इनकरेज किया जाए, तो वो एक अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप हो सकता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वो रिलेशन जो इंतहाई क्लोज हो, उसको इंटीमेट रिलेशन कहते हैं। वर्च्यू लव, फॉर्मिंग एडल्ट लविंग रिलेशन एंड मीनिंगफुल अटैचमेंट टू अदर। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में हमारे पास क्या होते हैं कि इंटीमेसी, इसमें एक क्लोज रिलेशन वो बना लेते हैं, क्लोज फ्रेंड बना लेता है जिसके साथ वो अच्छा बुरा सब शेयर कर ले। या अगर कोई पर्सन जो है उसके, वही बात है कि अगर कोई पर्सन में इंटीमेसी प्रोड्यूस नहीं होती, डेवलप नहीं होती, तो वो आइसोलेशन की तरफ भी जाता है कि वो कोई भी इशू वगैरह किसी और के साथ डिस्कस न करे, जो भी हो वो खुद अपने ऊपर सह ले। इसके बाद जेनरियरिटी व स्टेग्नेशन, केयर बिगिनिंग क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एस्टेब्लिशिंग द नेक्स्ट जनरेशन। तो कहें कि हमारे पास इसमें पर्सन जो है वो जनरेटिविटी उसमें वो पैदा हो सकती है कि वो क्रिएटिव जो हमारे पास हो सकते हैं, या स्टेग्नेशन अगर इसमें वो जो है इनकरेज ना हो जाए तो वो स्टेग्नेशन उसमें कि वो आगे जो मीन्स इम्प्रूव नहीं कर सकेगा, उसमें जो है वो एक जगह पे स्टक हो जाता है। ईगो इंटीग्रिटी वर्स डिस्पेयर। तो ये हमारे पास विजडम, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेल्फ एंड लाइफ। अपनी ज़िंदगी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वो कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैंने क्या क्या करना है। अब हम पढ़ लेते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे 9 अगस्त 1896 से 16 सितंबर 1980 तक उसका दौर था। ही वॉज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन चाइल्ड डेवलपमेंट लाइक पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑब्जेक्ट परमिनेंस एंड ईगोसेंट्रिज्म। तो ये हमारे पास जीन पियाजे की थ्योरी से जो उन्होंने प्रपोज की। तो हम इनकी एक एक थ्योरी जो है इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ अब हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं। जीन पियाजे की हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। पियाजे बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव थिंकर constantly trying to construct more advanced understanding of the world। तो जीन पियाजे ने कहा कि छोटे बच्चे जो हैं हमारे पास एक्टिव थिंकर होते हैं, वो हर नई चीज़ पे जो है सोचते हैं, समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, न्यू चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ही कॉल्ड स्कीमा। और ये चीज़ें एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, उसके बच्चों के जहन में एक खाका सा बनता है और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, स्कीमास का नाम दिया। तो एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख ले कि इन अंडरस्टैंडिंग के स्ट्रक्चर को स्कीमा का नाम जीन पियाजे ने दिया। स्कीमा आर कंसेप्ट आर मेंटल फ्रेमवर्क दैट पीपल यूज टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन समटाइम कॉल्ड स्कीमा। तो कहते हैं कि लोग इसको, ये हमारे पास मेंटल कंसेप्ट हैं कि बच्चों के जहन में क्या कुछ चल रहा है, तो ये मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन सब चीज़ें होती हैं और ये सब माइंड में चलते हैं बच्चों के। अ पर्सन पिक्चर ऑफ वर्ड, एक पर्सन जो है वो पिक्चर ऑफ वर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि मीन्स हर इंसान के जहन में वर्ड के मुताबिक एक खाका होता है कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया में क्या हो चल रहा है, दुनिया किस तरह चल रही है। इसके बाद हमारे पास आता है एसिमिलेशन। ये टर्म्स आपके डिफिनीशंस के जो है हमारे पास, इन टर्म्स को आप समझ ले, इससे आपके एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एसिमिलेशन क्या है कि इंटरप्रेटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन एग्जिस्टिंग स्कीमास। द न्यू एक्सपीरियंस इज सिमिलर टू अदर प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो यही एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूं कि अगर एक छोटा बच्चा यहाँ पे पढ़ ले कि डॉग क्या होता है, उसके 4 पाँव होते हैं, उसके 2 कान होते हैं, वो इस तरह चलता है। अगर इस तरह एक बच्चा पढ़ ले और वो देखे कि सामने कोई भी 4 पाँव वाला जानवर जा रहा है, जिस तरह सेकंड फिगर में यहाँ पे दिखाए गए कि यहाँ पे बिल्ली जा रही है, तो इसकी उस तरह डॉग की तरह दुम है, 4 पाँव है, 2 कान है, तो बच्चा इसको उसी तरह का वो कर ले कि ये हमारे पास डॉग है। तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन, कि आपके पास आपके जहन में जो नॉलेज है, आपके माइंड में जो नॉलेज है, आप कोई भी चीज़ देख ले और उसको बिल्कुल अपने माइंड के नॉलेज के मुताबिक सेट कर ले कि मैं ये देख रहा हूँ, ये वो चीज़ है। कोई भी चीज़, कोई भी स्टिमुलस आपके माइंड को चेंज न करे, तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन, कि जो आपके माइंड में हो उसके मुताबिक आप कोई भी चीज़ रिसीव करे, परसीव करे, तो ये हमारे पास एसिमिलेशन में आता है।
द न्यू एक्सपीरियंस इज सिमिलर टू अदर प्रीवियस एक्सपीरियंस, और इसको न्यू एक्सपीरियंस को आप प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ सिमिलर कर लीजिए, सिमुलेशन में आता है। तो एसिमुलेशन का अपोजिट हमारे पास एकोमोडेशन है। Interpreting a new experience by adapting a changing one existing schema. The new experience is so novel the person schema must be changed to accommodate it. इसमें ऐसा होता है कि आपने एक चीज पढ़ी है लेकिन सामने कोई और चीज जा रही है जो आपकी चीज के सिमिलर है लेकिन उसमें फिर भी डिफरेंस है, तो आप उसको जो है डिफरेंटली परसीव करें और उसके लिहाज आप अपने माइंड को भी चेंज कर ले। इस यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ये जो हमारे पास ओल्ड जैकलन जो है 2 ईयर ओल्ड, इन्होंने बुक में क्या पढ़ा, इन्होंने बुक में जो डॉग्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैट देखी, तो कैट इसने क्या किया कि कैट इसने कहा कि नहीं, 4 पांव वाले हमारे पास सारे जानवर डॉग नहीं होते, ये हमारे पास कैट है क्योंकि इसमें और डॉग में फर्क है। तो इसने क्या किया कि इसके जहन में जो 4 पांव वाला सिर्फ डॉग था वो हमारे पास कंसेप्ट चेंज हो गया इस कैट में कि ये हमारे पास जो है उन्होंने एकोमोडेशन कर ली कि नहीं 4 पांव वाले हमारे पास और जानवर भी होते हैं, तो ये हमारे पास एकोमोडेशन में आता है। पियाजे के जो 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज थे, पहला हमारे पास है सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होता है। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 ईयर तक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 ईयर तक, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो हमारे पास होता है वो बिगिन ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड कंटिन्यू इनटू एडल्टहुड। ईच न्यू स्टेज रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ द चाइल्ड थिंक एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो ये हमारे पास एक स्टेज आगे जाके दूसरे में शिफ्ट होते हैं, इस तरह स्टेज जाते हैं। तो ये एज वाइज ये स्टेज आप लोगों को याद होने चाहिए। आप एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। पहला हमारे पास है सेंसरी मोटर स्टेज। इंफॉर्मेशन इज गेन डायरेक्टली थ्रू द सेंसेस एंड मोटर एक्शन। इसमें सेंसेस और मोटर एक्शन के थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन लेते हैं कि अगर किसी चीज को हम टच कर ले वो सॉफ्ट है, बस हम मान लेते हैं ये सॉफ्ट चीज है। किसी चीज को सेंस आउट कर ले तो उससे हम नॉलेज है वो गेन करते हैं, जो कि हमारे पास इनिशियल और स्टेज है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इन दिस स्टेज चाइल्ड परसीव एंड मैनिपुलेट बट डज नॉट रीजन, कि इसमें सिर्फ वो परसीव करता है, रीजन वगैरह उसके नहीं होते, ये क्यों सख्त है, ये क्यों नरम है, ये क्यों गीला है, ये खुश, ये नहीं होते, बस जस्ट उसको परसीव करता है। सिंपल बिकम इंटरनलाइज थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट परमिनेंस इज एक्वायर्ड, इसमें ऑब्जेक्ट परमिनेंस होता है। तो अब आप पूछेंगे ऑब्जेक्ट परमिनेंस क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्ट परमिनेंस हमारे पास क्या होता है। ऑब्जेक्ट परमिनेंस ये है कि the awareness that things continue to exist even when they cannot be sensed occur as baby gain experience with object, as their memory ability improve and they develop mental responsibility of the world, which Piaget calls schema. Before 6 months, infant act as if object removed from sight cease to exist. इस ऑब्जेक्ट परमिनेंस ये होते हैं कि अगर आप किसी बच्चे के सामने एक चीज रख ले और फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल ले और उसे कहें कि ये चीज गायब हो गई, तो वो आपके साथ मान लेता है कि ये गायब हो गई। और ये 6 साल तक बच्चा जो है, ये 6 मंथ से पहले जो है उसमें ये होती है कि अगर आप उसको कोई स्टिमुलस सामने कर लें और फिर उसको थोड़ी इधर उधर छुपा ले तो वो बच्चा कहते हैं बस ये स्टिमुलस खत्म हो गया, हालांकि वो इस तरह नहीं होता। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमिनेंस। कैन बी सरप्राइज बाई डिसअपीयरेंस, सही है। रीअपीयरेंस ऑफ फेस, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, इस तरह की बात होती है कि जो फ्रंट से उसके साइड से साइड पे हो जाए तो वो मान लेते हैं कि बस अब ये चीज खत्म हो गई, सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल, जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ पियाजे का है। तो उसमें क्या होता है कि प्री ऑपरेशनल में हमारे पास द वर्ड ऑपरेशन रेफर टू लॉजिकल मेंटल एक्टिविटी। अच्छा देखो, ऑपरेशनल कहते हैं वो लॉजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी। तो प्री ऑपरेशनल का स्टेज ये है कि इस स्टेज में अभी कोई मेंटल वगैरह, किसी मेंटल एक्टिविटीज वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी बच्चा किसी चीज पे इतना ज्यादा सोच नहीं सकता। तो इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें हमारे पास ये सिंबॉलिक थॉट, सेंट्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन एंड इररिवर्सिबिलिटी, ये हमारे पास इसमें जो है हम पढ़ते हैं कि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। तो सिंबॉलिक थॉट्स हमारे पास कौन से होते हैं,
एबिलिटी टू यूज वर्ड, इमेज एंड सिंबल टू रिप्रेजेंट द वर्ड। इसमें क्या होता है कि वो कोई इमेज, कोई सिंबल वगैरह यूज करके उसे वर्ड के साथ कंपेयर कर ले। आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा जो है ये इन झाड़ू लिया हुआ है और ये कह रहा है कि मैं घोड़े पे सवार हूँ। या छोटे बच्चे जो होते हैं उसके हाथ में चप्पल वगैरह होते हैं, वो दीवार पे इधर उधर लेके जाते, कहते हैं ये मेरी गाड़ी है। तो ये हमारे पास सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं। इसके बाद सेंट्रेशन, tendency to focus or center on only one aspect of a situation, usually a perceptual aspect, and ignore the other relevant aspect of situation. For example, a child may complain that there is a little ice cream left in big bowl. Centration में हमारे पास ये है कि बच्चा सिर्फ एक एस्पेक्ट पे सोचता है, दूसरे पे नहीं। इसकी मिसाल इन्होंने दी है कि अगर एक बच्चे को आप छोटे से कप में आइसक्रीम दे दे जो कि उस कप में फुल हो, लेकिन अगर आप इस आइसक्रीम को एक बड़े बर्तन में डाल दे, आइसक्रीम उतनी होगी लेकिन बड़े बर्तन में चूंकि वो कम लगेगा तो बच्चा ये कहेगा कि ये आपने कम कर लिया है। हालांकि आइसक्रीम या हालांकि वो कंटेंट वो उतना है, लेकिन चूंकि उस बड़े स्पेस में है तो वो छोटा नजर आ रहा है, लेकिन वो समझता है नहीं ये आपने कम कर लिए। तो इसको कहते हैं सेंट्रेशन के, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे सोचता है, दूसरे पे नहीं सोचता। सही है। इसके बाद इररिवर्सिबिलिटी, चाइल्ड कैन नॉट मेंटली रिवर्स अ सीक्वेंस और इवेंट और लॉजिकल ऑपरेशन बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें बच्चा 1 2 3 4 5 तक तो जाते हैं लेकिन रिवर्स नहीं जा सकता। चीजें जोड़ तो सकते हैं, तोड़ नहीं सकता। मीन्स आगे जाते हैं फिर पीछे से वो रिवर्स उस पर नहीं आ सकता, भूल जाता है। ईगोसेंट्रिज्म, the child inability to take another person point of view. Child on the phone says see the picture I drew for you grandpa and show the picture to the phone. ईगोसेंट्रिज्म इसमें ये होता है कि बच्चा सिर्फ अपनी सुनता है, किसी और की नहीं सुनता। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि अगर छोटे बच्चे ने कॉल मिलाई हुई है अपने ग्रैंडपा वगैरह को फोन के जरिए, ऑडियो कॉल, तो उसमें वो पिक्चर उस फोन को दिखाता है और बच्चा ये समझता है कि ये सामने वाला इसको देख रहा है, हालांकि उसको नहीं देख सकता, लेकिन बच्चा अपनी सुनता है, वो किसी और की नहीं सुनता। तो इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, कि वो चीज को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं देखता। कंजर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टन प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज इन देयर form. Like the concept of conservation which hold that two equal quantity remain equal even if the appearance of one is changed as long as nothing is added or subtracted. Conservation में ये होता है कि वो समझता है कि कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होती। उन्होंने कहा कि नहीं, कि हमारे पास अगर किसी चीज में चेंजेस आ जाए तो वो बिल्कुल उसी तरह होती हैं। तो आगे मिसाल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास बच्चे को क्या होते हैं कि अगर बच्चे को दो चीज़ें, अगर आप इसको क्या कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ों को अगर कंटेंट उतना है लेकिन आप उसको अगर बड़े जार में डाल दें तो वो कहेगा कि ये बड़े वाले में ज़्यादा है, हालांकि कंटेंट उतना होगा। या हमारे पास कोई चीज़ें हैं कि नंबर इनिशिएशन बिजनेस कह रहे हैं कि 2 इक्वल लाइन ऑफ चेकर इंक्रीज स्पेसिंग ऑफ चेकर विच लाइन हैज मोर चेकर्स। इसमें उन्होंने क्या किया है कि ये देखो दोनों लाइन में हमारे पास सेम चीजें हैं, आप क्या कर लें कि उनमें स्पेस बढ़ा ले, थोड़ा दूर दूर रख लें, तो बच्चा कहते हैं कि ये लाइन ज्यादा है तो इसमें ज्यादा चीजें होगी, हालांकि तादाद उतनी होती है लेकिन बच्चे को इस तरह लगती है। तो तीसरे में यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास क्या है कि अगर एक चीज जो है वो हो गोल है और उसको हम जो है चिपटा कर ले, उसको खींच ले, इधर उधर खींच ले, तो क्वांटिटी उतनी होगी लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है कि ये जो लंबा हो गया है तो ये ज्यादा है, हालांकि चीज उतनी होती है। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन, कि बच्चा कहता है कि नहीं चीज जो है वो ज्यादा हो जाती है, वो कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे जो हमारे पास है वो उसको नहीं समझ सकता। इसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। चाइल्ड कैन नाउ अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो कंजर्वेशन वगैरह सीख लेता है कि हाँ अगर चीज़ जो है उसको हमने उसकी शेप चेंज कर ली तो उसकी क्वांटिटी में मीन्स इंक्रीज नहीं आया। तो कंजर्वेशन को भी अंडरस्टैंड करता है, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन सब चीज़ें जो है उसको समझ आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशन में। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मल
ऑपरेशन फार्मर ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये हमारे पास 12 और इससे वो एडल्टहुड तक ये स्टेज होता है कि एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल होते हैं, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन वगैरह होते हैं, तो उसके के बारे में वो लॉजिकली उसके बारे में सोच सकता है, इसमें वो सोचता है, वो उसकी पे समझता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। एडल्ट ईगो सेंट्रिज्म डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय फिनोमेना ऑफ पर्सन फेबल इमेजिनरी आइडियंस। तो ये हमारे पास जो है इस स्टेज में ईगो सेंट्रिज्म वगैरह जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब इंटरेक्शन, अब यहाँ पे इस स्लाइड में आपको ये दिया हुआ है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन आपस में किस तरह होते हैं। ऑल ट्रेट डिपेंड बोथ ऑन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। जितनी भी ट्रेट है वो या तो जेनेटिक पे डिपेंड करते हैं या इन्वायरमेंट पे। अगर एक पर्सन की जेनेटिक में एक ट्रेट आ रहा है, कोई पर्सन गुस्सा ज़्यादा करते हैं, किसी की आवाज़ ज़्यादा है, तो वो हमारे पास उसके जेनेटिक आ रहे हैं, तो वो आपके ट्रेट पे इफेक्ट करेगा। इस तरह इन्वायरमेंट किसी पर्सन की जिस तरह परवरिश होती है, जिस इन्वायरमेंट में होती है, तो वो भी उसके ट्रेट पे इफेक्ट होता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। दिस मीन दैट द वे जीन्स एक्ट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट इन विच दे एक्ट। इन द सेम वे द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिपेंड ऑन द जीन विद विच दे वर्क। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास जीन और इन्वायरमेंट इन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर पर्सन जो है वो उसका जीन सेम है लेकिन इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट सेम है, जेनेटिक चेंजेस है, तो वो इसमें डिफरेंट हमारे पास आ सकते हैं। फेनिलकेटोनुरिया इसका एक एक्सीलेंट एग्जांपल है, जिस इज इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल इफेक्ट। फेनिलकेटोनुरिया इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल रिटार्डेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड फेनिलएलैनिन व्हिच इज फाउंड इन ऑल प्रोटीन। द एंजाइम दैट broke down phenylalanine is defective, so it's accumulate and break down abnormally। इसमें phenylalanine जो हमारे पास अमीनो एसिड है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, तो इसके इफेक्ट क्या होगा कि सो इन phenylketonuria इज आ phenylketonuria is a single gene can dramatically affect behavior, it clearly a genetically influenced process। ये हमारे पास हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकता है, बच्चों के बिहेवियर को चिड़चिड़ापन वगैरह उनमें आ सकता है, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। बट द इफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव जीन एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट इन विच इट अकर व्हेन इट इज एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिलएलैनिन। वाजिब देखो इस पे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। अगर किसी बच्चे को में आपको पता हो जाए कि उसे ये प्रॉब्लम है और उसको आप इन्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट आप उसे प्रोवाइड करें, एक क्यूरेटिव इन्वायरमेंट आप उसे प्रोवाइड करें, तो वो उसके ये इफेक्ट जो है नेगेटिव इफेक्ट वो आप वो कहीं हद तक सेट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो फेनिलकेटोनुरिया के साथ है, उसके जेनेटिक प्रॉब्लम है और तो उसको आपने इन्वायरमेंट में तवज्जो नहीं देते, तो वो इस इफेक्ट के साथ जो है आगे फिर जा सकते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा यूनिट था, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो थ्रू कमेंट आप हमसे